हेलो एवरीवन। डेट है आज की 27 अक्टूबर 2020 ट्यूसडे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस करेंगे, साथ ही साथ एडिटोरियल्स को भी डिस्कस करेंगे नोट्स के बेसिस पे। सो बिफोर वी बिगिन, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो सबसे फर्स्ट जो न्यूज़ अपने पास है दैट इज सेंटर प्रोमिसेस लॉ टू चेक स्टेबल बर्निंग। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने प्रॉमिस किया है सुप्रीम कोर्ट में कि वो ड्राफ्ट प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेबल बर्निंग के अगेंस्ट लॉ लाने के लिए। सो जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में बोला कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेबल बर्निंग का जो इशू है, स्टेबल बर्निंग जो फार्मर्स हैं पंजाब हरियाणा और थोड़ा वेस्टर्न यूपी में, वहाँ जो फार्मर्स हैं वो जो रब खरीफ क्रॉप होती है, खरीफ क्रॉप को रीप करने के बाद, काटने के बाद जो स्टेबल बचता है खेत में, तो उसको खेत में ही जला देते हैं, जिससे कि वाइड स्प्रेड जो लार्ज स्केल पे पॉल्यूशन होता है, एयर पॉल्यूशन, जिससे कि एयर की क्वालिटी जो है दिल्ली के रीजन में, एनसीआर वाले रीजन में बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है, जो कि इनहेलेबल नहीं रह जाती है। मतलब उससे बहुत ज़्यादा ही जो बीमारियां हैं उनके फैलने का डर रहता है। और जो विंटर सीजन है, विंटर सीजन में वहाँ पे जो है वो फॉग बनता है, तो फॉग जब स्मोक के साथ मिलता है तो बहुत हाईली डेंजरस जो है स्मोक फॉर्मेशन करता है, जो कि एक तरह से डेंजरस सब्सटेंस है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो जो जस्टिस है मदन बी लोकुर, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई थी। उस कमेटी को भी अभी जो है वो होल्ड ऑन कर दिया गया है, बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट इसको चेक करने के लिए जो है वो लॉ भी लेके आ रही है। अब यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल बर्निंग के लिए फार्मर्स को बहुत ज़्यादा सब्सिडाइज्ड कंबाइंड हार्वेस्टर दिए हैं, मशीन्स दी हैं, जिससे कि ये थोड़ा कम हो सके। बट उसकी वजह से भी गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा एफर्ट लगाने के बाद भी ये चीज़ें कम नहीं हुई। देन नेक्स्ट वन इज़ होप फॉर होप राइज फॉर ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका और मेडर्ना यूएसए की जो कंपनी है, उनके कोलैबोरेशन से जो वैक्सीन बनाई जा रही है, वो वैक्सीन जो है वो बहुत ही जल्द आ सकती है, फर्स्ट हाफ ऑफ 2021 में। और वो वैक्सीन है वो नोवल कोरोना वायरस, जिससे कि 1.15 मिलियन, मतलब लगभग 11.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। तो उन लोगों और लोगों को मौत होने से बचाया जा सकता है। तो ये बात है। लेकिन एक बार नोट्स के बेसिस पे देख लेते हैं कि वैक्सीन क्या होती है, वैक्सीन डेवलपमेंट के फेज़ क्या होते हैं, कितने तरह की वैक्सीन होती है, कैसे उसको अप्रूवल मिलता है। सो जो सबसे फर्स्ट है, रिसेंटली जो है ह्यूमन ट्रायल्स का रिजल्ट आया कोविड वैक्सीन, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और ड्रग मेकर जो एक्स्ट्राजेनेका है उन्होंने डेवलप की है। तो रिज़ल्ट में ये बताया गया कि जो डेवलपमेंट है वैक्सीन का वो एक प्रॉमिसिंग डेवलपमेंट है, मतलब उससे लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो रही है अगेंस्ट द कोरोना वायरस। अब बैकग्राउंड क्या है, जो कोविड-19 पेंडेमिक जो है उसकी वजह से सार्क CoV-2 जो कोरोना वायरस की वजह से जो डिसीज़ होती है, उससे लड़ने के लिए ये वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा था। अराउंड द वर्ल्ड जो है 100 वैक्सीन जो है वो टेस्ट की जा रही हैं, कुछ फेज़ 2 में है, कुछ फेज़ 3 में है। अब इंडिया ने जो है वहाँ पे भी कोवैक्सीन का अपना ट्रायल स्टार्ट किया है। अब यहाँ पे जो टेस्ट रिजल्ट की हाईलाइट क्या है उसकी, सबसे पहला जो वैक्सीन है वो बिलोंग करती है कैटेगरी नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। इसमें जो एक नॉन रिप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर जो है वो बॉडी में इंड्यूस कराया जाता है, जिससे कि जो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम है वो स्पाइक प्रोटीन से फाइट करने के काबिल बन जाए। ठीक है। इसके बाद एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं जो कि स्पाइक सरफेस से फाइट कर सकें। ये अलग अलग वायरस यूज़ करता है इस केस में। अभी यहाँ पे इस केस में यूज़ किया है उसने वीकेंड वर्जन ऑफ कॉमन कोल्ड वायरस, एडिनो वायरस, जो कि चिंपैंजीज़ को इन्फेक्ट करता है और स्पाइक प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। अब एडिनो वायरस जेनेटिकली मॉडिफाइड, सो
ये जो हैं ह्यूमंस में रेप्लिकेट नहीं हो सकते, और ये जब एंटर होंगे बॉडी में तो वो एक कोड रिलीज़ करेंगे जिससे कि स्पाइक प्रोटीन बन जाएगा, और उस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी। तो क्योंकि कोरोना वायरस जो है उसमें भी स्पाइक प्रोटीन है जो सेल से अटैच हो जाता है, तो अगर पहले से ही बॉडी में एक ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम होगा जो स्पाइक प्रोटीन से फाइट कर सकता है, सो पर्सन कैन बी प्रोटेक्टेड। अब यहाँ पे दिस ऑफर्ड सम एज इट इज़ सेफ एंड ऑल्सो सीम टू बिल्ड एन इम्यून रिस्पॉन्स इन द पार्टिसिपेंट्स। ये एक सेफ वैक्सीन है और पार्टिसिपेंट्स में इसने इम्यून रिस्पॉन्स भी डेवलप किया है, जिससे कि बॉडी में जो टी सेल्स हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं जो बॉडी को प्रोटेक्ट करती हैं पैथोजेन से, कैंसर सेल्स से, और इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करती हैं, उनका नंबर इस वैक्सीन ने बढ़ा दिया। अब वैक्सीन क्या है? वैक्सीन एक मेडिकल थेटेंस है जो बॉडी के इम्यून सिस्टम को रिवाइव करती है, जो कि डिसीज से फाइट करने में हेल्प हो जाती है। अब वैक्सीन जो है वो डिसीज़ के प्रिवेंशन के लिए यूज़ की जाती हैं, ना कि डिसीज़ को क्योर करने के लिए। अब वैक्सीन जो है उसमें कुछ इनएक्टिवेटेड जर्म्स होते हैं जो डिसीज़ को कॉज करते हैं, जो कि बॉडी में एंटर कराए जाते हैं, फिर वो इम्यून रिस्पॉन्स को जो है वो इनकरेज करते हैं आगे आने के लिए। अब यहाँ पे जो है कुछ वैक्सीन्स के बारे में बताया गया है। सबसे पहले जो इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स हैं, ये ऐसी वैक्सीन हैं जो कि पार्टिकल ऑफ कोविड-19 वायरस से बनाई जाती हैं, जो कि किल कर दिए जाते हैं, तो वो फिर से इन्फेक्ट नहीं कर सकते, बट उससे इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम तो डेवलप हो ही सकता है। नेक्स्ट वैक्सीन इज़ नॉन रेप्लिकेटिंग वायरल वेक्टर। ये क्या करता है? इट यूजेस वीकेंड जेनेटिकली मॉडिफाइड वर्जन ऑफ डिफरेंट वायरस। जो कि अभी एस्ट्रोजेनिका की वैक्सीन है वो इसी पे बेस्ड है। वो उसमें एडिनो वायरस का यूज़ कर रहे हैं, जो कि नॉर्मल जो कोल्ड है उसका वायरस है, उस वायरस को मॉडिफाई करके वो बॉडी के अंदर एंटर कर रहे हैं, जिससे कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम डेवलप हो स्पाइक प्रोटीन से फाइट करने के लिए। देन प्रोटीन सब यूनिट जो वैक्सीन है वो वायरस का वायरस के अगेंस्ट इम्यून सिस्टम बनाने का काम करती है। देन नेक्स्ट इज़ आरएनए वायरस, जिसमें मैसेंजर आरएनए होता है जो राइबोसोम को ये गाइड करता है कि उसको कौन सा प्रोटीन बनाना है। देन डीएनए जो है वो जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो भी ऐसे एंटीजन से अटैच रहता है जो कि बॉडी में जाके कोविड-19 के स्पाइक प्रोटीन के जैसे ही वो अटैच होगा, जिससे कि बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स सिस्टम पहले से ही डेवलप हो जाएगा। अब वैक्सीन डेवलपमेंट के क्या क्या स्टेजेस होते हैं? जो वैक्सीन है वो उसमें डेवलपमेंट के टोटल 3 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले जो है वो प्री क्लिनिकल रिसर्च की जाती है। सबसे फर्स्ट जो है प्री क्लिनिकल रिसर्च, इसमें जो वैक्सीन है उसको बहुत स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल पे टेस्ट किया जाता है। फिर उसके बाद फेज़ 2 ट्रायल होते हैं, जिसमें कि वैक्सीन है वो बहुत ज़्यादा 100 से 200, कभी कभी 1000 लोगों को भी दी जाती है। अब जो सेकेंड फेज़ है वहाँ पे रिसर्चर्स देखना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन जो है वो कंसिस्टेंट इम्यून रिस्पॉन्स दे रही है और उसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं क्या। अब अगर डिसीज़ कॉमन है तो फेज़ 3 ट्रायल जो है उसको कंडक्ट करना ज़रूरी है, चेक करने के लिए कि जो नेचुरल इन्फेक्शन है उससे ये बचाती है कि नहीं। फिर इसके बाद जो वैक्सीन है उसको अवेलेबल करवा दिया जाता है रेगुलेटर्स के द्वारा। और जो कुछ वाइटल वैक्सीन्स हैं जो डेवलप की गई हैं अभी तक, जैसे कि पोलियो, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड टेटेनस। सो ये न्यूज़ थी। देन नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ इज़ इंडिया टू साइन जियोस्पैटियल कोऑपरेशन डील विथ यूएस। अब जो इंडिया और यूएस का 2+2 डायलॉग है उसमें यूएसए के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स हैं माइक पेम्पियो, और इंडिया के जो फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, यूएसए के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मार्क एस्पर, एंड इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, ये 4 पर्सन मिलने वाले हैं इंडिया में
तो वो जो है वो 2+2 डायलॉग जो है वो इनिशिएट करेंगे डिफेंस में एंड फॉरेन कोऑपरेशन में। उस पे सबसे पहला जो उनके बीच में डायलॉग होने वाला है दैट इज़ बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट फॉर जियो स्पैटियल कोऑपरेशन। तो उनके बीच में जो बात होने वाली है वो इस एग्रीमेंट को लेके है, जिसमें कि जो इन्फॉर्मेशन जो है जियो स्पैटियल मींस एक पर्टिकुलर प्लेस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो साझा करने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। और ये जो दोनों सेक्रेटरीज हैं वो प्राइम मिनिस्टर से भी मिलेंगे। अब इसके बाद इस बात पे भी बातचीत होने की आशा है कि जो अफ़गानिस्तान में इंडिया का क्या रोल हो सकता है और यूएसए का क्या रोल है आने वाले टाइम में। तो जैसे जैसे डील होगी इसको और ट्रैक करेंगे। नाउ जो इसका 2+2 डायलॉग है वो इंडिया कौन कौन सी कंट्रीज़ के साथ होल्ड करता है ये एक बार देख लेते हैं। जो सेकेंड 2+2 डायलॉग है वो वॉशिंगटन में हुआ था। अभी ये थर्ड 2+2 डायलॉग है जो कि इंडिया में न्यू दिल्ली में हो रहा है, और जो फर्स्ट था वो न्यू दिल्ली में हुआ था। तो 2+2 डायलॉग क्या है? जो 2+2 डायलॉग हैं वो हाईएस्ट लेवल मींस मिनिस्टेरियल लेवल इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म है जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में है, जो कि दोनों को साथ लेके आते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ टू कंट्रीज ऑन फॉरेन पॉलिसी डिफेंस एंड स्ट्रेटेजिक इशूज़। जो कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, यूएसए की फॉरेन पॉलिसी, इंडिया के डिफेंस के बारे में यूएसए जो कर रहा है अपने डिफेंस के लिए उस पर बात की जाती है, और अदर जो स्ट्रेटेजिक इशूज़ है। अब जो इंडिया है वो इस तरह का डायलॉग जापान के साथ भी होल्ड करता है। इंडिया ऑल्सो होल्ड डायलॉग विथ ऑस्ट्रेलिया एट फॉरेन सेक्रेटरी एंड डिफेंस सेक्रेटरी लेवल। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे अपने लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ कोई भी नहीं है। पॉलिटिकल न्यूज़ आपको अगर आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ट्रैक नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जो पॉलिटिकल न्यूज़ होती है उसमें आपका बहुत सारा टाइम जो है वो वेस्ट हो जाता है, लेकिन उससे आपको क्वेश्चन तो पूछा जाने वाला है नहीं। और कोई भी अगर बहुत बड़ी कंट्रोवर्शियल इशू है तो उस पर भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाने के बहुत कम चांसेस हैं। अब यहाँ पे केस क्या है कि जो हिंदू राव मेडिकल फैसिलिटी है जो कि हॉस्पिटल है जो कि मैनेजमेंट के अंडर आती है, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ पे बहुत सारे जो वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सैलरी जो है वो प्रोवाइड नहीं की गई है। तो उस पे आईएमए ने स्टेटमेंट दिया है कि ये एक सिस्टमिक फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है। अब जो आईएमए है वो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, ऐसे जो बॉडीज़ होती हैं वो अपने लिए इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। जैसे कि अब यहाँ पे ये न्यूज़ दी है, मेयर सिट ऑन धरना आउटसाइड सीएम रेसिडेंस। तो ये एक ऐसी न्यूज़ है जो आज है, कल भी रहेगी, परसों भी रहेगी, बट उससे कोई क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जा सकता। आप अगर उसको देख भी लोगे कि हाँ 2 किल्ड है ना, किसी ने चोरी कर ली, किसी ने कुछ कर लिया, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्ज़ाम। एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है आप उसको देखिए। अगर आपसे अभी भी देखते नहीं बनता है कि एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से क्या इम्पोर्टेंट है, तो आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ से यूपीएससी का सिलेबस डाउनलोड करिए, मेंस एग्ज़ाम का और प्रीलिम्स एग्ज़ाम का। उस सिलेबस को कम से कम 2 से 3 बार पढ़िए, और फिर जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो उस समय उसको अपने पास रखिए, और फिर देखिए कि आखिर क्या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। ठीक है, पॉलिटिकल न्यूज़ आपको एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल भी मदद नहीं करेगी, तो क्यों उसमें अपन टाइम वेस्ट करें। नाउ आईएमए यहाँ पे एक बॉडी है, उसको देख लेते हैं। जो आईएमए है वो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जो कि नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर्स का मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, जिसको 1928 में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें 1 लाख मेंबर हैं जो कि अलग अलग ब्रांचेज ऑफ मेडिकल प्रोफेशन एंड फंक्शन से आते हैं। कुछ अलग अलग जो प्रोफेशंस होते हैं उसके बेसिस पे मेडिकल के अंदर ही। ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है डॉक्टर का मॉडर्न साइंटिफिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। अब ये जो है इसने हेल्प की थी
वर्ल्ड बॉडी जो कि वर्ल्ड मेडिकल एसोसिएशन है उसको रिकॉग्नाइज कराने में, उसको डेवलप कराने में, उसके ऑर्गेनाइजेशन में, और ये इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर है। अब जो है एज एन ऑर्गेनाइजेशन इसने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है बहुत सारी चीज़ों में। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन मेडिकल एजुकेशन जो कि इंडिया में हेल्ड हुई थी 1966 में। अब आईएमए जो है वो वेल इस्टेब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है, और स्टेट और टेरिटरीज में भी इसकी 29 ब्रांचेस ओपन है। तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ये यहाँ पे कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है। टू हेल्प फॉर स्टैबिंग ड्राइवर ओवर, नो नॉट इम्पॉर्टेंट, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। देन मैन अरेस्टेड फॉर मूविंग, नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल। फिर बुलंदशहर बाईपोल, नो। एंटी ट्रैफिक पॉल्यूशन ड्राइव, नो। बीजेपी काउंसलर, नो। एफर्ट टू ब्लॉक चाइल्ड पोर्नोग्राफी। अब गूगल जो है उन्होंने हाई कोर्ट की जो क्वेरी थी कि आप चाइल्ड पोर्नोग्राफी को हटाने के लिए क्या कर रहे हैं, तो उसमें गूगल ने अपना एफिडेविट फाइल किया है। उन्होंने बोला कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी को तभी हटाया जा सकता है जब कोई पर्सन उसको रिपोर्ट करे, और गूगल का ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का एल्गोरिदम है कि अगर कोई पर्सन एक बार रिपोर्ट करता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी को तो उसको तुरंत ही गूगल अपने प्लेटफॉर्म से हटा देता है। तो लेकिन गूगल ने ये बताया कि सिर्फ उसको तभी हटाया जा सकता है जब कोई पर्सन उसको रिपोर्ट करे। अगर कोई पर्सन उसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है देन दे कैन नॉट रिमूव इट। तो उसके लिए गूगल ने टेक्नोलॉजिकल जो लिमिटेशंस हैं, कि टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन ये है कि जब तक उसको कोई ऑर्डर नहीं देगा तब तक वो खुद से वर्क नहीं कर सकती। हालांकि गूगल का जो सिस्टम है वो जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को यूज़ करता है जिससे कि वो प्रिवेंट कर सके अपलोड होने से ही चाइल्ड पोर्नोग्राफिक जो भी कंटेंट है, और जो भी ये रिपोर्ट जो है वो किसी पर्सन का जो इमेज था वो पोर्नोग्राफिक साइट पे अपलोड कर दिया गया, जिसके बेसिस पे उसने हाई कोर्ट में मूव किया था। तब हाई कोर्ट ने ये डिसीजन लिया। नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ यहाँ पे तो अपने लिए नहीं है। नाउ एडिटोरियल्स वी हैव टू डिस्कस। So the first editorial, here we have to discuss about the FATF की जो मीटिंग हुई अभी उसके बारे में है। ये सेकंड एडिटोरियल जो है वो KR नारायण के बारे में है जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है इंडिया के, तो ये डिस्कस नहीं करेंगे। देन नेक्स्ट दिल्ली में एयर क्वालिटी के बेसिस पे ये आर्टिकल है, इसको डिस्कस करेंगे। और ये जो बीच में आर्टिकल है जियो पॉलिटिकल से रिलेटेड इंडिया और चाइना का जो इशू है उस पर भी बात की गई है। नेक्स्ट ये दोनों आर्टिकल डिस्कस नहीं करेंगे। इसके बाद ये डिस्कस करते हैं वुमेन एट अ हार्ट ऑफ रिकवरी। अब यहाँ पे एक कार्टून दिया हुआ है, इस कार्टून से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद इट? आपको एटलीस्ट 25 वर्ड्स में लिखिए आप कमेंट सेक्शन में, कि चलो मैं ही बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो अमित शाह हैं या कोई भी नेताजी हैं वो वहाँ पे खड़े हुए हैं और वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप कमल को वोट दीजिए। और जो वुमेन है वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है कि वो कमल से कन्वर्ट होके उसके माइंड में प्याज आ गया, ऑनियन आ गया। तो ये यहाँ पे जो है वो इस कैरिकेचर का मीनिंग है। नाउ सबसे पहले आते हैं, सबसे फर्स्ट जो आर्टिकल है जो FATF के बारे में बात कर रहा है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। अब जो इस आर्टिकल में बात की गई है कि जो पाकिस्तान है उसके पास ऑप्शन नहीं है। अब जो FATF है उन्होंने 27 में से पाकिस्तान को जो 27 टास्क दिए थे उसमें से पाकिस्तान ने 21 टास्क पे कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाया है, बट जो सिक्स उसको टास्क दिए गए थे वो टास्क पाकिस्तान ने कंप्लीट नहीं किए। तो उस वजह से पाकिस्तान को अभी भी FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है। तो अब पाकिस्तान के पास ये लास्ट ऑप्शन बचता है कि वो FATF की जो अगली होने वाली मीटिंग है उस मीटिंग के पहले अगले 4 मंथ में जो भी उसके 6 टास्क रह गए हैं उसको कंप्लीट कर ले। अब जो डिसीजन है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने लिया जो कि पेरिस में जिसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है। तो पाकिस्तान जो है वो अभी भी ग्रे लिस्ट में है, जिससे कि ऐसा बोला जा सकता है कि पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो बहुत डिसअपॉइंटेड होंगे। बट उन्होंने अपने यहाँ जो टेरर फाइनेंसिंग
वगैरह है उसको कम नहीं किया है, और साथ ही साथ जो FATF है उस वो दो लेवल पे वर्क करता है। पहला तो टेरर फाइनेंसिंग, दूसरा मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़। अब जो पाकिस्तान है वो इंटरनेशनल अभी जो अलग अलग कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करती हैं वो भी इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी, बिकॉज पाकिस्तान इज़ इन ग्रे लिस्ट। तो अब जो नेक्स्ट FATF की मीटिंग है वो 2021 में है, तो उसके पहले पाकिस्तान जो है 6 पेंडिंग इशूज़ को अगर कंप्लीट कर लेता है तो पाकिस्तान का जो इशू है वो सॉल्व हो जाएगा। अब पाकिस्तान के जो सपोर्ट में है वो कंट्रीज़ हैं। टर्की ने FATF के सामने ये अपना सजेशन रखा था कि FATF जो है वो ऑन साइट जो है वो विज़िट कर ले, तो जिससे कि 6 पॉइंट जो है वो वहीं पे क्लियर हो जाएंगे। बट जो प्रपोज़ल है वो ड्रॉप हो गया, बिकॉज पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया, मलेशिया उसको सपोर्ट नहीं करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास अब लास्ट ऑप्शन बचता है कि अगले 4 मंथ में वो जो 6 टास्क हैं उसको कंप्लीट कर ले। अब ये जो 6 टास्क हैं वो क्या हैं? जो UNSC के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने जो भी जिन टेररिस्ट ग्रुप्स को बैन किया है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट जो भी टेरर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं उसके अगेंस्ट एक्शन लेना, जो भी फ्यूजिटिव टेररिस्ट हैं उनके अगेंस्ट एक्शन लेना, जो भी जिनको भी कन्विक्शन दिया गया है, जिन भी कोई केस चल रहा है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना, और जो भी बैन एंटिटीज़ हैं जिनको भी इन्होंने बैन किया है उनके अगेंस्ट एक्शन लेना। अब जो ये इशू है उसमें न्यू दिल्ली का क्या रोल हो सकता है, मतलब इंडिया का क्या रोल हो सकता है इस केस में? जो इंडिया है उसको इस तरह से इसको देखना चाहिए, बिकॉज इंडिया के लिए इसमें प्रॉफिट है, क्योंकि जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है उसने पाकिस्तान को अभी भी ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, और वो 3 बार से पाकिस्तान को जो है वो ग्रे लिस्ट में रख रहे हैं, डायरेक्टली उसको ब्लैक लिस्ट नहीं किया है। तो जैसे कि ईरान और नॉर्थ कोरिया को किया था। अब इसके बाद पाकिस्तान पे ये भी प्रेशर डाला जा रहा है कि वो जो उनके यहाँ का जो एंटी टेरर लॉ है उस एंटी टेरर लॉ को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ बनाएं, और जो सफिशिएंट प्रेशर डालें जो कि LET, लश्कर तोयबा और जैसे मोहम्मद जैसे टेररिस्ट आउटफिट हैं उनको इंडिया में टारगेट करते हैं उनके अगेंस्ट वो प्रेशर अगर डालेंगे, क्योंकि FATF उनके ऊपर वॉच कर रहा है। अब जो पाकिस्तान है उसका इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो US तालिबान का जो सीज़ फायर हुआ है, अभी जो भी प्रोसेस हो रही है उसमें पाकिस्तान का जो है वो इम्पोर्टेंट रोल है। तो अब पाकिस्तान जो FATF की रूलिंग है इसकी वजह से जो पाकिस्तान है वो नेचुरली अब अफ़गानिस्तान को हेल्प करने के लिए बाध्य हो जाएगा, बिकॉज FATF जो है वो ये सारी एक्टिविटीज़ को पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से वॉच करेगा। तो अब जो नेक्स्ट आर्टिकल है, इन नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात की जा रही है जो कि USA के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक रिमार्क दिया इंडिया के बारे में कि जो इंडिया की जो एयर क्वालिटी है वो फिल्दी है। इंडिया की एयर बहुत ही फिल्दी मतलब बहुत ही भद्दी और गंदी है। तो इसके बेसिस पे जो गवर्नमेंट है उसके लिए एक तरह का ये एम्बेरसमेंट है, लेकिन इसकी वजह से कोई भी जो है लोगों के अंदर कोई अगर फॉरेन पर्सन ने इंडिया के बारे में ऐसा बोला है तो लोगों के अंदर एक नेशनलिस्टिक अप्रोच आ जाती है। बट ऐसा अभी सो नहीं हुआ, बिकॉज अभी भी दिल्ली के नॉर्दर्न इंडिया मतलब दिल्ली के आसपास वाला जो रीजन है वहाँ पे जो कंडीशन है एयर की वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, बिकॉज वो ट्रिगर इस वजह से हुई है बिकॉज ऑफ स्टबल बर्निंग, और जो अभी जो स्टबल बर्निंग की वजह से और साथ ही जो दशहरा फेस्टिवल है उससे भी जो कंडीशन है वो ख़राब हो गई है। अब यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो ये बात बोल रहे हैं उनको ये बात बोलना एक प्रकार से बोला जाए तो उचित नहीं लगता, बिकॉज उन्होंने ही जितने भी एनवायरमेंटल
के जो इशू होते हैं उससे रिलेटेड जो भी बॉडीज़ हैं उनको ख़त्म करने का सबसे बड़ा जो काम है वो उन्होंने ही किया है, जो कि पॉल्यूशन एमिशन या फिर कोल प्लांट्स और ऑटोमोबाइल से है। अब जो डोनाल्ड ट्रंप का क्रिटिसिज्म है इंडिया के अगेंस्ट, वो इंडिया तो पेरिस जो क्लाइमेट अकॉर्ड है उसके साथ है, बट डोनाल्ड ट्रंप तो पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से जो है वो अलग हो गए हैं। तो अब इंडिया जो ये कर रहा है इससे इंडिया की कंडीशन जो है इम्प्रूव नहीं होने वाली, क्योंकि इंडिया का जो पॉल्यूशन लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। और जो इंडिया सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसने जो सेंसर्स लगाए हुए हैं पॉल्यूशन को मेज़र करने के लिए, उसमें जो PM2.5 को मेज़र किया जाता है, जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, साथ में जो सफ़र सिस्टम है जो कि इंडिजिनसली डेवलप सिस्टम है। तो इन सारे सिस्टम्स की हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है कि कंडीशन जो है वो इंडिया में बहुत ही ख़राब है। लेकिन जो सेंटर है उसने अभी तक कोई भी अटेम्प्ट नहीं लिया है कि उन्होंने डिनाई किया कि जो बैड एयर क्वालिटी है और शॉर्टर लाइफ स्पैन है उनके बीच में कोई रिलेशन है दिल्ली के आसपास रीजन में। WHO ने भी इस सिचुएशन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा टेंशन दिखाया। उन्होंने बोला कि जो PM2.5 है वो कोविड-19 में जो 8% जो डेथ हैं वो पॉल्यूशन की वजह से भी हुई हैं। तो इंडिया जो है ऐसा नहीं है हालांकि कि इंडिया एयर क्वालिटी को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं कर रहा है। इंडिया ने जो है एयर क्वालिटी को एड्रेस करने के लिए एमिशन स्टैंडर्ड और फ्यूल के जो नॉर्म्स हैं उनको भी चेंज किया है। कंट्री ने जो BS6 फ्यूल स्टैंडर्ड हैं वो इस साल अडॉप्ट कर लिए थे, और जो भी जिससे कि जो व्हीकल से होने वाला जो पॉल्यूशन है वो बहुत कम होगा और आने वाले टाइम में जो है वो धीरे धीरे पॉल्यूशन जो है कम दिखेगा। अब जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड जो है PM2.5 वो 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है, जो कि WHO की लिमिट से भी 4 टाइम्स है। इंडिया का जो नेशनल एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड है वो WHO की लिमिट से भी 4 टाइम है। अब जो कोविड-19 की वजह से जो पीपल हैं उन्होंने क्लीन एयर को एक्सपीरियंस तो किया, बट वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रह सका, और अनलॉक जैसे ही हुआ फिर से वो शुरू हो गया, बिकॉज जो व्हीकलर जो बर्निंग है, फ्यूल की बर्निंग है, उससे प्री लॉकडाउन के लेवल पे पहुंच गए। अब लोगों की क्या इसमें एक्सपीरियंस हो सकता है, वो कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। ग्रीन मोबिलिटी जो है, कार पूल करके जा सकते हैं। इसके बाद बाइसिकल का यूज़ कर सकते हैं अर्बन सेंटर में, और जो क्रॉप का स्टेबल है उसकी बर्निंग को कंट्रोल किया जा सकता है। तो और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसमें जो अपनी रेमेडीज़ दे रही हैं, जो कि फार्म मैकेनाइजेशन के ऊपर सब्सिडी देती हैं, और अल्टरनेटिव जो है दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो पूषा इंस्टीट्यूट ने जो डिग्रेड करने के लिए सॉल्यूशन रिलीज़ किया है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट इतने मेजर ले रही है, अब फार्मर्स को थोड़ा आगे आना चाहिए, उनको स्टेबल बर्निंग नहीं करनी चाहिए। तो ये जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल में लाया जा सकता है। अब ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है यहाँ पे ये बात कर रहा है कि इंडिया के जो नेबर्स हैं जैसे कि चाइना और जो वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो रिलेशन है वो किस तरह का है और उसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। अब जो इंडिया का इस साल का जो चाइना के साथ जो गलवान वैली में जो क्लैश हुआ, उससे इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है वो बहुत ही लो कंडीशन पे आ गया, और इंडिया 1962 वॉर के बाद अब इससे कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है उस पर भी बहुत बड़ा डेंट पड़ा। अब यहाँ पे ये बात देखनी है कि जो इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो पहले जो विजय गोखले हैं उन्होंने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मीन्स हर एक फील्ड में इंडिया को ऑटोनॉमी चाहिए। वो नॉन अलाइनमेंट जो कि
नेरूबियन एरा का कॉन्सेप्ट था उससे अलग है। अब उन्होंने ये बोला कि जो अलाइनमेंट का इशू है वो एक इशू बेस्ड सिस्टम है, ना कि एक आइडियोलॉजिकल बेस्ड है। अब जो है वो बीजिंग या न्यू दिल्ली जो है, दोनों रीजन जो हैं वो अपने नेबर्स के साथ नॉन अलाइनमेंट का सिमिलर वर्जन जो है वो एम्प्लॉय किया है वेस्ट एशिया में। अब वेस्ट एशिया में जो पावर के 3 डायमेंशंस हैं, सबसे पहला जो है वो सऊदी अरेबिया, देन ईरान, देन इज़राइल। अब हर एक कंट्रीज़ के साथ इंडिया ने अलग अलग रिलेशन रखा है, मल्टी लेयर जो है इंडिया। यहाँ पे अब ये बात भी चल रही थी कि जो इंडिया है और जो चाइना है और अदर ऑयल इंपोर्टर्स हैं, वो ज़्यादातर अपना जो ऑयल है वो वेस्ट एशिया से इंपोर्ट करते हैं। तो उस केस में वो अपना एक ऑयल इंपोर्टर्स का एक कार्टेल बना सकते हैं, जिससे कि वो जो ओपेक है, ओपेक का इंपोर्टर्स कार्टेल भी बना सकते हैं, जिससे कि उनके पास बेटर बार्गेनिंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी। बट वैसा नहीं हो पाया बिकॉज जो यूएस चाइना के जो टाइज़ हैं वो बहुत अभी ख़राब चल रहे हैं। उसके बाद जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं इंडिया और चाइना के बीच में, जो लद्दाख में जो स्क्रिमिश हुआ उसके बेसिस पे ये, इसके बाद जो इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उनका जो रिलेशन है, उनकी जो थिंकिंग है, उसके बाद जो इंडिया के जो रिलेशन हैं वो ऑयल रिच स्टेट्स जो हैं वो इंडिया में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं, जिससे कि यूएई और जो सऊदी अरेबिया है उसकी जो कंपनीज़ हैं वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट कर रही हैं। अब यहाँ पे जो चाइना का इन्वेस्टमेंट है, चाइना ने ईरान के साथ 25 ईयर्स के लिए जो $400 बिलियन की जो डील साइन की है, जिससे कि जो बीजिंग है वो एक एडवांटेज ले रहा है बिकॉज जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनका जो रिलेशन है ईरान के साथ, जो उनकी डील हुई थी न्यूक्लियर डील, उनको उन्होंने जो है वो क्लोज कर दिया। तो उसके बाद ईरान की डील जो है वो चाइना के साथ हुई उस लेवल पे, जिससे कि यूएसए को फ़ायदा मिल सकता है। अब नेक्स्ट जो वेस्ट एशिया में जो है स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, उससे रिलेटेड जो अभी यूएई और इज़राइल के बीच में जो टाइज़ हैं और बहरीन के बीच में जो टाइज़ हैं वो, अब लेकिन ये देखना होगा कि ये जो टाइज़ हैं वो गल्फ़ रीजन और यूएई और इज़राइल और बहरीन के बीच में ये कब तक रहते हैं, जब तक कि जो है वो, अगर वो उनका स्मूथ ऑपरेशन होता है तभी ये बात कह सकते हैं कि वो आगे तक रहेंगे, अदरवाइज़ देखना होगा वो कब तक रहते हैं। नेक्स्ट जो इशू है वो इंटरेस्ट जो है वो सुपरसीड कर रहे हैं आइडियोलॉजी को फॉरेन पॉलिसी में। अब यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसी बात देखने को मिल रही है कि हर कंट्रीज़ पहली अपना इंटरेस्ट देखती है, उसके बाद अपनी आइडियोलॉजी के ऊपर बात करती है। इंडिया और चाइना दोनों के पर्सपेक्टिव से ये बात की जा सकती है। जो इंडो पैसिफिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीज़न बन चुका है बिकॉज जो क्वाड है, क्वाड ग्रुप जो 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है, इंडिया, जापान, यूएसए एंड ऑस्ट्रेलिया, ये जो 4 कंट्रीज़ हैं उनका जो ग्रुप है ये भी अब शेप ले रहा है, जिससे कि जो इंडिया का इंटरनेशनल एरेना में प्लेस जो है, स्पेस जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था। थैंक यू वेरी मच।